कश्मीर की खूबसूरत वादियों में देश की रक्षा कर रहे हमारे 3 जवान सैनिक, जो कि अपना घर परिवार छोड़कर देश की सेवा में लगे हुए थे। पहला जवान जिसका नाम योगेश था, दूसरा जवान जिसका नाम वीर था, तीसरा जवान जिसका नाम कुलविंदर था। ये तीनों जवान कश्मीर की वादियों में तैनात वीर जवान सैनिक थे। योगेश, कुलविंदर, वीर, ये तीनों बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए रात दिन एक कर देते थे। ऐसे ही एक दिन वो तीनों अपने तंबू में खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक कुछ आतंकी उनके एरिया में हमला कर देते हैं। वो तीनों खाना पीना छोड़कर अपनी अपनी बंदूक लेकर आतंकी को मौत के घाट उतारने के लिए उठ खड़े होते हैं। योगेश ताबड़तोड़ अपनी बंदूक से आतंकियों पर हमला कर देता है और उन आतंकियों को मार गिराता है। तभी कुलविंदर योगेश से कहता है, अरे योगेश, वीर कहाँ है? वीर तो नजर ही नहीं आ रहा भाई। वीर कहाँ गया? हम तीनों तो एक साथ थे, फिर वीर कहाँ गया? वीर, वीर, कहाँ है वीर तू? वीर। तभी वीर पीछे से आता है और अपने दोनों यारों के गले लग जाता है और कहता है, अरे यार, मैं यही हूँ। अरे यार, तूने तो डरा ही दिया। तेरी मजाक करने की आदत नहीं गई ना? अरे यही तो लाइफ है। अरे जब तक है तब तक इस देश के लिए न्यौछावर कर दो। हाँ भाई, हम तीनों इस देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। अच्छा, होशियार रहो। क्या पता आतंकी छुपे हो, वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहो। और बिल्कुल सही कह रहा है, हम तीनों अलग अलग जगह पर तैनात हो जाते हैं ताकि दुश्मनों को मार गिरा सके। कुलविंदर, वीर, योगेश तीनों अपनी अपनी बंदूक लेकर फिर से बॉर्डर पर जाकर तैनात हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति खून से लथपथ होकर कुलविंदर के पास आकर गिरता है। कुलविंदर को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कोई आदमी है या फिर कोई आतंकी। कुलविंदर अपनी बंदूक से आदमी को गोली मारने ही जा रहा होता है कि तभी योगेश आता है और योगेश कुलविंदर को रोकते हुए कहता है, अरे कुलविंदर, रुको, ये कोई आतंकी नहीं है। इसकी हालत तो देखो, ये कोई बूढ़ा है। मुझे लगता है यहाँ पर फंस गया है, या तो आतंकियों ने इसे मार गिराया होगा। मगर योगेश, ऐसे हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते भाई। इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। जानता हूँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हम सतर्क हो सकते हैं, लेकिन किसी निर्दोष को मार नहीं सकते। क्या पता ये निर्दोष हो। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कुलविंदर और योगेश से कहता है, अरे बेटा, मैं कोई आतंकी नहीं हूँ, बल्कि मुझे इन आतंकियों ने बंदूक से भून दिया है। मेरे सीने में जो गोली है उसे निकाल दो, वरना जहर फैल जाएगा और मैं मर जाऊंगा। आप चिंता मत करिए, मैं भी कुछ करता हूँ। अरे योगेश, तू क्यों फालतू के लफड़े में पड़ रहा भाई? यह जरूर इन आतंकियों की चाल है। मेरा दिल कहता है कुलविंदर, ये कोई आतंकी नहीं है, बल्कि ये खुद यहाँ पर फंस गया है, और तू इनकी गोली निकालने में मेरी मदद कर। योगेश भागता हुआ अपने तंबू में जाता है और वहाँ से चाकू लेकर आता है। चाकू को गर्म करके योगेश उस बूढ़े व्यक्ति के सीने से गोली निकालता है और कपड़े से घायल जगह को कवर करता है। उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति को वो पानी पिलाता है। वहीं दूसरी तरफ वीर कुलविंदर और योगेश की राह देख रहा था। उन दोनों के ना मिलने पर वो भागता हुआ यहाँ वहाँ उनको ढूंढने लग जाता है। फिर किसी तरह से वीर को योगेश और कुलविंदर दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है, ए योगेश, कुलिंदर, सब ठीक है ना? मैं बहुत देर से तुम दोनों की राह देख रहा हूँ। और यहाँ कौन है ये? वीर को सारी बात बताता है, जिसके बाद वीर योगेश से कहता है, ए योगेश, तूने जो किया बिल्कुल सही किया। एक जरूरतमंद की मदद करना ही इंसानियत है। हम एक काम करते हैं, इनको अपने साथ अपने तंबू में ले चलते हैं। वहाँ ये कुछ दिन आराम करेंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे। योगेश, कुलविंदर, वीर उस व्यक्ति को अपने साथ अपने तंबू में ले जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और वीर, योगेश, कुलविंदर इन तीनों की आंख लग जाती है। वो बूढ़ा व्यक्ति उठकर सबसे पहले योगेश के पास जाता है। योगेश की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम तंदुरुस्त था। उस बूढ़े व्यक्ति को ऐसे देखकर योगेश उससे पूछता है, अरे बाबा, अब ठीक तो है ना? तभी वो बूढ़ा व्यक्ति एक देवता का रूप ले लेता है और योगेश से कहता है, मैं तुम तीनों वीर जवानों की देशभक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैं अपना रूप बदलकर तुम्हारे पास आया।
और तुमने मुझ जैसे अनजान के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद करी। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई बंदूक देना चाहता हूँ। इस बंदूक की मदद से तुम हमेशा हर आतंकी को मार गिराओगे, फिर चाहे वो किसी भी कोने में छुपा हो। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। अब मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना जीवन तो देश की सेवा में लगाना ही चाहता हूँ, और उसके साथ साथ मुझे आप जैसे देवता के दर्शन भी हो गए। देवता योगेश को वो बंदूक देकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो देवता कुलविंदर के पास आते हैं और कुलविंदर से कहते हैं, उठो कुलविंदर, मैं तुम 3 वीर जवानों की देशभक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसीलिए मैं अपना रूप बदलकर तुम्हारे पास आया हूँ, और तुमने मुझ जैसे अनजान के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद की है। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई तोप देना चाहता हूँ, जो कि तुम्हारी इस बॉर्डर पर मदद करेगी। प्रभु, जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। नहीं मेरे बच्चे, माफी मत मांगो, बल्कि मैं तुम तीनों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसीलिए मैं स्वयं यहाँ तुम तीनों से मिलने आया हूँ और तुम तीनों को कुछ भेंट देने आया हूँ। देवता कुलविंदर को तोप देकर वीर के पास जाते हैं और वीर को उठाते हुए कहते हैं, उठो वीर, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मेरे जाने का भी समय हो गया है। मैं तुम 3 वीर जवानों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसीलिए तुम तीनों के लिए कुछ भेंट लेकर आया हूँ। योगेश और कुलविंदर से तो मैं मिल लिया हूँ, मगर अब मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अरे प्रभु, मेरा जीवन तो धन्य हो गया प्रभु। अब तो दिल करता है कि आंखें बंद करके इस धरती में समा जाऊं। नहीं मेरे बच्चे, अभी तुम्हें देश की सेवा करनी है, और मैं तुम्हारे लिए जादुई जूते लेकर आया हूँ, जिसे पहनकर तुम इतनी तेजी से भागना शुरू कर दोगे कि तुम हर आतंकी का पता लगा सकते हो कि वो कहाँ छुपा हुआ है। देवता उन तीनों दोस्तों को जादुई बंदूक, जादुई जूते और जादुई तोप देकर वहां से चले जाते हैं, और वो तीनों वीर जवान देश की रक्षा के लिए फिर से जुट जाते हैं। हरिपुर गांव में जागो सिंह एक गरीब किसान था। जागो के परिवार में एक बेटा रवि और बेटी पूनम थी। पत्नी सुधा का देहांत 1 वर्ष पहले ही लंबी बीमारी के कारण हो चुका था। सुधा के इलाज में हरि सिंह पर लाखों का कर्ज हो चुका था। एक दिन, भाई जागो, मुझसे कर्ज लिए हुए तुम्हें 1 साल हो गया है। ना तुम कर्ज लौटा रहे हो और ना ही सूद जमा किए हो। मालिक, अब की बार फसल अच्छे होने के आसार हैं। इसको बेचकर सूद दे दूंगा। देखो भाई जागो, यह फसल बेचकर सिर्फ सूद ही लौटा पाओगे। मूल तो वही का वही रहेगा ना, और फिर सूद भी बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरी सलाह मानो, अपनी जमीन बेचकर सारे कर्ज चुका दो। मालिक, ये जमीन ही मेरा माई बाप है। ये हमारी पुरखों की निशानी है। हम इसे बेच नहीं सकते। कुछ और मोहलत दे दो। ठीक है भाई, 6 महीने का समय दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद हमसे उम्मीद नहीं रखना। तुम्हें सारी जमीन मेरे नाम करनी होगी। दुर्गा लाल के जाने के बाद, क्या बात है पिताजी? ये कौन थे जो आपसे ऐसे बात कर रहे थे? अरे बेटा, तुम तो जानते हो कि तेरी माँ सुधा के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए हैं। इसके लिए दुर्गा लाल से कर्ज लेना पड़ा था। वही अपना पैसा वापस मांगने आए थे। लेकिन पिताजी, वो तो हमारी जमीन बेचने की बात कर रहे थे। हाँ बेटा, वो समय देकर गए हैं कि अगर 6 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन बेचकर वापस करना होगा। पिताजी, आज क्या बनेगा खाने में? घर में तो कुछ नहीं है। अब बेटी, गुप्ता अंकल के यहाँ से कुछ राशन ले आओ। बोल देना हिसाब में लिख लेंगे। गुप्ता अंकल के यहाँ गई थी, उन्होंने बोला कि पहले पिछला हिसाब चुकाओ, तब आगे का राशन मिलेगा। ठीक है बेटी, तुम लोग घर चलो, मैं आता हूँ। जागो अपने हीरा मोती बैलों के जोड़ों में से हीरा को ले जाकर बाजार में बेच आता है। उससे मिले पैसे से महीने भर का राशन ले आता है। लो बेटी, राशन आ गया है। पूरे महीने का राशन एक साथ ले आया हूँ। और हाँ, गुप्ता अंकल का हिसाब भी करके आ रहा हूँ। लेकिन पिताजी, आपके पास तो पैसे नहीं थे, फिर ये पैसे कहाँ से आ गए? वो बेटा, खाना तो जीने के लिए जरूरी है ना, इसीलिए मैंने हीरा को बेच दिया है। लेकिन पिताजी, एक बैल से खेती कैसे होगी? बेटा, जब पेट की बुझानी हो भूख, उसके आगे फीके पड़ जाते हैं सारे सुख।
पहले जिंदा रहना जरूरी है, फिर देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। हीरा बैल के चले जाने से मोती बैल भी खाना पीना छोड़ देता है। खेत में जागो मोती के साथ मिलकर पालों को कंधों पर रखकर जुताई करता है और हल रवि पकड़ता है। रवि थोड़ी देर बाद देखता है कि पिताजी के कंधे छिल गए हैं और उनके कंधे से खून टपक रहा है। पिताजी, आपके कंधे से तो खून निकल रहा है। निकलने दे बेटा, अभी आधे से ज्यादा खेत की जुताई बाकी है। नहीं पिताजी, मैं आपको ऐसे करने नहीं दूंगा। आप हल पकड़िए, मैं पालों को कंधे पर रखकर मोती के साथ मिलकर जुताई करता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे नाजुक कंधे छिल जाएंगे। किसी तरह दोनों बाप बेटे और मोती मिलकर आज का दिन निकाल लेते हैं, लेकिन रवि और जागो दोनों लहूलुहान होकर थके हारे घर लौटते हैं। मोती भी खाना पीना छोड़ चुका था। इसी बीच रात में मोती दम तोड़ देता है और सुबह, पिताजी, पिताजी भैया जल्दी आइए, देखो मोती को क्या हो गया है। अरे मोती को क्या हो गया? पिताजी, मोती नहीं रहा। मुझे कल ही लग रहा था कि हीरा के बिना ये जिंदा नहीं रह पाएगा। पता नहीं हीरा का क्या हाल होगा। मजबूरी सब कुछ कराती है। उस दिन जागो के यहाँ कोई खाना नहीं खाता। पूनम पिताजी और भाई रवि के छिले हुए कंधों पर मरहम लगाते हुए रोती है। रात भर पूनम को नींद नहीं आती। सोनपुर मेले से जागो से जिद करके पूनम ने एक खिलौना ट्रैक्टर खरीदवाया था। वो सोचती है कि काश ये ट्रैक्टर प्लास्टिक की जगह सोने का होता, या ये खिलौने की जगह सचमुच का ट्रैक्टर होता, तो हमें ऐसी दरिद्रता के दिन नहीं देखने पड़ते। तभी अचानक उस ट्रैक्टर खिलौने में हरकत होती है और खिलौना ट्रैक्टर उनके घर से बाहर निकल जाता है। भैया, पिताजी, उठिए उठिए। अरे क्या हुआ बेटी? पिताजी, वो मेरा खिलौना ट्रैक्टर बाहर चला गया। कोई बात नहीं बेटी, मैं वापस ला देता हूँ। खिलौना है, लुढ़क गया होगा। पूनम, घर में ऐसी घटना हो गई है और तुम आधी रात को खिलौने से खेल रही हो। लेकिन भैया, मैं तो सोच रही थी कि काश ये ट्रैक्टर प्लास्टिक की जगह सोने का होता, या ये खिलौने की जगह सचमुच का ट्रैक्टर होता। तभी एकाएक खिलौना बाहर चला गया। सभी दौड़कर बाहर निकलते हैं। भैया देखो, हमारा ट्रैक्टर बड़ा हो रहा है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये तो सचमुच का ट्रैक्टर बन गया। अरे ये ट्रैक्टर तो सोने में बदल रहा है। अद्भुत है ये। पूरा ट्रैक्टर सोने का बन गया पिताजी। पिताजी, हम अमीर हो गए हैं। हाँ बेटा, लेकिन इसे रखने के लिए हमारे पास घर नहीं है। इसे रखेंगे कहाँ? जागो के इतना बोलते ही उनकी झोपड़ी की जगह एक शानदार मकान बन जाता है। बगल में एक गैराज भी गाड़ी रखने के लिए बन जाता है। जागो, पूनम और रवि के साथ खुशी खुशी अपने नए घर में आ जाते हैं। भैया, हमारे घर में तो सभी चीज नई हो गई है। देखो, सोने के लिए चौकी की जगह गद्दे वाली दीवान, कितना मस्त है। हाँ बहना, ये जादुई सोने के ट्रैक्टर ने हमारा जीवन बदल दिया। चलो बेटा, अब सो जाओ। कल सुबह ही बाकी खेत की जुताई के लिए जाना होगा। दोपहर के बाद धूप कड़ी हो जाती है। कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक आप लोगों के कंधे का घाव ठीक नहीं हो जाता, तब तक कोई काम नहीं करेंगे। सुबह सुबह जागो घर से निकलकर खेत पहुंचता है तो देखता है उसका पूरा खेत जुत चुका होता है। वो घर पहुंचता है तो देखता है कि ट्रैक्टर के पहिए का निशान उसके गैराज तक आ गया है। वो सब समझ जाता है। पिताजी, आप फिर सुबह सुबह खेत पर चले गए। मैंने कहा था ना कि जब तक घाव ठीक नहीं होता आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो बेटी, खेत का काम अधूरा था, सो मेरा मन नहीं मान रहा था। लेकिन अब यकीन हो गया कि जब तक जादुई ट्रैक्टर हमारे पास है, हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। रातों रात अचानक झोपड़ी की जगह पक्के मकान देखकर लोगों में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। जल्द ही जादुई सोने के ट्रैक्टर की बात सामने आ जाती है। देखो जागो, इस ट्रैक्टर को अच्छे से रखना, बुरे लोगों की कमी नहीं है यहाँ। जी मुखिया जी, आपकी बातों का ख्याल रखूंगा। वैसे जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है। ठीक है जागो, चलता हूँ। जागो भाई, मेरा खेत ऐसे ही पड़ती पड़ा है। अगर तुम चाहोगे तो उसमें फसल लहलहा सकती है। अपने जादुई सोने के ट्रैक्टर से मेरी मदद करवा दो। ठीक है हरखू,
हो जाएगा। इसी तरह जागो सबकी मदद करता है। फसल भी अच्छी होती है, जिसे बेचकर दुर्गा लाल का कर्ज चुका देता है। लेकिन एक दिन बगल के गांव का शातिर चोर लफंटू जादुई सोने का ट्रैक्टर अपने दोस्त डागा की मदद से चुरा लेता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रैक्टर को लेकर गांव की सीमा पर पहुंचता है, लफंटू भाई, तेरा पैर तो सोने का बन रहा है। अरे ये कैसे? डागा, तुम्हारा पैर भी सोने का हो रहा है। अब मेरा पैर कुछ काम नहीं कर रहा। अब मेरा पैर भी सोने का बन चुका है। लफंटू भाई, किसी तरह ट्रैक्टर से कूद जाओ, नहीं तो पूरा शरीर सोने का बन जाएगा। दोनों किसी तरह ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाते हैं। जादुई ट्रैक्टर अपने आप जागो के घर पर आ जाता है। सुबह मुखिया जी उधर से गुजर रहे होते हैं। उन दोनों की रोने की आवाज सुनकर उनके पास आते हैं। अरे लफंटू और डागा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया? अरे मुखिया जी, हमें बचा लो, हम मर जाएंगे। अरे हुआ क्या है और कैसे, ये तो बताओ। मुखिया जी, इस लफंटू के चक्कर में आकर हमने रात में जागो का जादुई सोने का ट्रैक्टर चोरी कर लिया था। यहाँ पहुँचते पहुँचते ये हाल हो गया, हमें बचा लो। मुखिया जी को सब माजरा समझ में आ जाता है। जागो के घर पर लाता है। मुखिया जी जागो को सारी घटना की जानकारी देते हैं। लफंटू और डागा दोनों जागो का पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। जागो जादुई ट्रैक्टर से बोलता है कि ये दोनों अब कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, इन्हें माफ कर दो। एकाएक जादुई सोने के ट्रैक्टर से एक तेज चमक दोनों के पैरों पर पड़ती है और दोनों का पैर ठीक हो जाता है। जागो अपने परिवार और जादुई सोने के ट्रैक्टर के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दर्शकों, क्या आप बता सकते हैं कि जादुई सोने का ट्रैक्टर जिस खिलौने से बना वो किस मेले से खरीदा गया था? कृपया अपना कमेंट जरूर करें। पहले 5 सही उत्तर देने वाले का नाम हम अपनी अगली स्टोरी में देंगे। एक औरत जिसका नाम सीमा होता है, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है। गांव के कुछ लोग उस औरत को घेर कर खड़े होते हैं। वो औरत रो रही होती है। तभी गांव का एक आदमी उस औरत से कहता है, अरे बताइए, किसका बच्चा है ये और कहाँ से चुरा कर लाई हैं आप? तुम तो बांझ हो ना और विधवा, तो तेरे पास ये बच्चा कहाँ से आया? किसका बच्चा चुरा कर लाई है, जल्दी बता, वरना आज हम गांव वाले तुझे मार मार कर इस दुनिया से रवाना कर देंगे। मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी का बच्चा नहीं चुराया। ये बच्चा मुझे मिला है। मतलब तू सच नहीं बताएगी? तू एक औरत है, इसलिए हम सब तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहते हैं। सच सच बता दे, किसका बच्चा है ये और कहाँ से लेकर आई है तू? जल्दी बता दे कि तू किसके लिए काम करती है बच्चा चोरी करने का। ये बच्चा चुराकर कहाँ से लाई है? आखिर शर्म नहीं आती किसी की माँ से उसका बच्चा चुराते हुए तुझे? मेरा यकीन करिए, मैं इस बच्चे को चुराकर नहीं लाई हूँ। फ्लैशबैक। सीमा रमनपुर गांव की रहने वाली एक विधवा और गरीब औरत थी, जो कि अपना पालन पोषण करने के लिए जगह जगह जाकर भीख मांगा करती थी। ऐसे ही एक दिन सीमा जंगल में लकड़ियां काट रही थी। तभी सीमा को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। सीमा यहाँ वहाँ देखने लग जाती है और उसकी नजर पेड़ के पास एक बच्चे पर जाती है। वो बच्चा जो कि एक कपड़े में लिपटा हुआ होता है और बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है। सीमा उस बच्चे के पास जाती है और उस बच्चे को गोद में उठाती है और अपने सीने से लगा लेती है। वो आसपास देखती है कि इस बच्चे को आखिर कौन छोड़कर गया है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। सीमा उस बच्चे को देखकर कहती है, कितना मासूम बच्चा है ये। आखिर कौन है जो इसे यहाँ पर छोड़कर गया है? उसका कलेजा नहीं फटा उसे इस तरह से छोड़ते हुए। अगर कोई जंगली जानवर इसे खा लेता फिर क्या होता? वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरी नजर इस पर पड़ गई। एक काम करती हूँ, मैं इसे अपनी झोपड़ी में ले जाती हूँ। इस बच्चे के माँ बाप वो खुद आकर इसे ले जाएंगे, वरना तब तक मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। नहीं तो इसका इस तरह जंगल में रहना सुरक्षित नहीं है। इतना सोचकर सीमा उस बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ती है। फ्लैशबैक आउट। बस वहीं से लेकर आई हूँ मैं ये बच्चा, वरना अगर मैं जंगल में इसे छोड़ देती तो कोई जंगली जानवर इसे मार कर खा जाता। मतलब तू अभी भी मनगढ़ंत कहानियां ही बना रही है। अच्छे से जानती हूँ तुझे। इस बच्चे को कहीं से चुरा कर लाई है तू। इस बच्चे को ले जाकर कहीं बेच देगी अब तू। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं।
मैं इसे नहीं बेचूंगी। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप मुझे एक मौका देकर देखिए। मैं इस बच्चे को अपने पास रखूंगी, बल्कि इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगी। मैं पूरे गांव के सामने ये वादा करती हूँ कि भविष्य में इस बच्चे को मुझसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी या कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। इस अनाथ बच्चे को एक माँ का प्यार दूंगी। तभी वहाँ गांव के सरपंच आते हैं और सारा मामला सुनते हैं। मामले की जांच पड़ताल और बातचीत को ध्यान में रखते हुए सरपंच जी कहते हैं, देखो गांव वालों, जैसा कि सीमा बहन ने बताया कि ये बच्चा अनाथ है, इनको यह बच्चा जंगल से मिला है। अगर सीमा बहन जी बच्चे को बेचना चाहती या इनके मन में इस बच्चे को लेकर कुछ भी गलत भावना होती तो वो इसे इस गांव में या फिर अपने घर लेकर नहीं आती। कहीं बाहर जाकर इसे बेचकर फिर अपने गांव या घर आती। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीमा बहन को एक मौका देना चाहिए। अगर वो वादा करती है कि इस बच्चे को वो अपने साथ रखना चाहती है और इसकी अच्छे से देखभाल करना चाहती है, तो इस गांव का सरपंच होने के नाते मैं उन्हें इस बच्चे को रखने की अनुमति देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी। मैं सीमा पूरे गांव से वादा करती हूँ कि इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगी। सीमा उस बच्चे को अपने घर ले आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सीमा उस बच्चे का बहुत ही अच्छी तरह से पालन पोषण करती है, उसे समय से दूध पिलाती है, उसकी साफ सफाई करना, उस बच्चे को माँ का प्यार देना, ये सब सीमा खुद करती है। ऐसे ही एक रात सीमा उस बच्चे के साथ सो रही होती है। वो बच्चा अचानक तेज तेज रोने लग जाता है। सीमा उठकर बैठ जाती है और उस बच्चे को चुप कराती है, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और अचानक वो आंसू सोने में बदल जाते हैं। ये सब देखकर सीमा हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ एक देव कन्या प्रकट होती है और वो देव कन्या सीमा से कहती है, घबराओ नहीं, ये एक जादुई अनाथ बच्चा है और इसके रोने से जो आंसू गिरेंगे वो सोना बन जाएंगे, क्योंकि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है और ये बच्चा तुम्हें एक नसीब से मिला है। वरना उस जंगल में बहुत लोग आए थे, लेकिन किसी की भी नजर इस बच्चे पर नहीं गई और जिनकी गई उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और वहाँ से चले गए। लेकिन तुम गरीब होने के बाद भी अपनी गरीबी और परेशानी को पीछे रखते हुए इस बच्चे को तुमने अपनाया है और साथ ही गांव वालों से बगावत करी है और निडर होकर गांव वालों का सामना किया है। इस बच्चे की पूरी हकदार तुम हो और इस बच्चे के आंखों से निकलने वाले आंसू और आंसू से बना हुआ जादुई सोना, वो सब तुम्हारा है सीमा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा इस दुनिया में इस बच्चे के सिवा और कोई नहीं है। जब से ये बच्चा मेरी जिंदगी में आया है तब से ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी रंगीन हो चुकी है। मैं खुश रहने लगी हूँ, वरना जब तक ये बच्चा मेरी जिंदगी में नहीं था तब तक मेरी जिंदगी बेरंग थी। हंसना क्या, मैं तो सब कुछ भूल गई थी। लेकिन जब से ये बच्चा मेरे पास आया है तब से मैं हंसने लगी हूँ, मुस्कुराने लगी हूँ। इस बच्चे के कारण मुझे एक नई जिंदगी मिली है। इस बच्चे की जादुई शक्तियों का मुझे कोई लालच नहीं है। अगर ये शक्तियाँ ना भी हों तो भी मैं इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालूंगी और इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है सीमा, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने तुम्हें इसका सही हकदार बनाया है। तो अब से ये बच्चा और इससे उत्पन्न होने वाला सोना, वो सब कुछ तुम्हारा है। बस भविष्य में कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना। इतना बोलकर देव कन्या वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अब जब भी वो बच्चा रोता और उसके आंखों से आंसू निकलते तो वो सोने में बदल जाते। सीमा वो सोना बेचकर उनसे जो भी पैसा लाती, उन पैसों से अपने बच्चे का खाना पीना और कपड़े लत्ते लेकर आती। सीमा जब भी जरूरत पड़ती उस सोने का सही इस्तेमाल करती। इस तरह सीमा उस बच्चे के साथ खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है।